नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, दर्शकों आपको आज बताने वाला हूं। इस समय ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध में भारी पड़ रहा है अमेरिका, ऐसा दुनिया को लग रहा है। और अमेरिका और इजराइल ने बताया भी, लारीजानी को मौत के घाट उतार दिया, टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया, खामनेई को मार दिया। लेकिन लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध जीत गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दर्शकों, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान के कब्जे में है और मुस्तफा खामनेई जिंदा है। तो ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे, पहले तस्वीर देखिए, उसके बाद डिटेल में हर एक जानकारी बताएंगे। देखा दर्शकों, अब डोनाल्ड ट्रंप B-2 बॉम्बर मैदान में उतारे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ईरान अब ज्यादा खतरनाक हो गया है। ईरान के लोग सड़कों पर आ गए, लारीजानी को मौत के घाट उतार दिया है। लारीजानी आप ये समझिए कि पूरी युद्ध की रणनीति बना रहे, और इसके बाद कमांडर को भी निपटा दिया है। ये वो कमांडर है जो बसीज फोर्स को संभाल रहे, लेकिन अब लोग सड़कों पर आ गए और कह रहे हैं यार पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। एमएन सुनाइए जरा। था कि ईरान तो मातम मनाएगा, लेकिन ईरान ने तो पलटवार कर दिया और ईरान अब सिर्फ हमला कर रहा है। मिसाइल जहां गिरे तहां गिरे। देखिए जरा तेल अवीव पर कैसे मिसाइल दागी गई है, सुनाइए एम्बियंस सुनाइए जरा। कैसे आयरन डोम भी समझ नहीं पा रहा कि इतनी मिसाइलों को कैसे रोके। दिखाइए जरा तेल अवीव में क्या माहौल रहा रात के अंधेरे में, दिखाइए फुल फ्रेम। आयरन डोम को तबाह कर दिया और इधर क्लस्टर बम से तेल अवीव में हाहाकार मचा दिया। दुनिया भर में अब चर्चा की जा रही है कि ईरान आखिर क्या करने वाला है। तस्वीर आप देखिए जरा। आपको दिखाते हैं, सिर्फ इजराइल नहीं, दुबई पर भी क्लस्टर बम से अटैक कर दिया। दुबई जो ग्लोबल सिटी है, वहां पर भी लगातार हमला कर रहा है ईरान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन दर्शकों इस समय ईरान तो हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली लड़ रहे हैं। कैसे दर्शकों आपको बताता हूं। ईरान सिर्फ मिसाइल मार रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका, नेतन्याहू और ट्रंप ईरान की लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं। देखिए आप, युद्ध में अमेरिका डिफेक्टेशन की स्ट्रेटेजी को अपना रहा है दर्शकों।
ये क्या होता है? यूएस की एक खास सैन्य रणनीति है दर्शकों। इसका हिंदी में मतलब है झटके से, धड़ से सिर को अलग करना, यानी दुश्मन के लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर देना। जासूसों के जरिए दुश्मन के देश के प्रमुख कमांडर्स को मार देना। मोसाद जासूस एजेंट लगातार ईरान में रखता है और इसी रणनीति के तहत डे 1 से अमेरिका युद्ध में बना हुआ है दर्शकों। आपको बताएं, ईरान में अब तक करीब 40 टॉप अधिकारी मारे गए हैं, जिनमें से कुछ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। युद्ध के पहले दिन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा गया। उसके बाद बैक टू बैक ईरान के कमांडर्स का खात्मा किया जा रहा है। और जब 19 दिन बाद भी युद्ध में अमेरिका सफल नहीं हुआ, तो अब ईरान के नंबर 2 के लीडर लारिजानी को मौत के घाट उतार दिया। अली लारिजानी ईरान के सबसे ताकतवर सिक्योरिटी चीफ थे दर्शकों, यानी अमेरिका गेट सेट किल की रणनीति पर चल रहा है। और आप समझिए, ईरान की कमांड चेन टूट जाए तो नया लीडर उठ सके, यही वो चाहते हैं, जिसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की भी बहुत बड़ी भूमिका है दर्शकों। आपको बता रहा हूं, ट्रंप का पहला मकसद है ईरान को, उनकी मिलिट्री को कमजोर करना। दूसरा मकसद खामनेई को सरकार से पूरी तरह से हटाना, खत्म करना। और सबसे अहम, व्यक्तिगत और पॉलिटिकल फायदा उठाना। यही डोनाल्ड ट्रंप की और इजराइल की रणनीति है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा किरदार है जो अभी भी खड़ा हुआ है, जिंदा है, वो है मुस्तफा खामनेई। क्या अगला नंबर मुस्तफा का है? रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। We are live from Beirut. दुनिया के दो पावरफुल देश और टारगेट एक, लेकिन युद्ध में ईरान के 40 टॉप कमांडर होने के बाद भी ईरान न झुका न टिका। जिस एनर्जी के साथ ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर हर दिन हमले किए हैं, उसी जुनून से अब वो फिर अटैक कर रहा है। मिसाइल खत्म होने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन कम पड़ने पर क्लस्टर बम और ना जाने कौन कौन से हथियार। वॉर जोन में ईरान पहले से ज्यादा खूंखार नजर आ रहा है। हम युद्ध विराम में विश्वास नहीं करते, हम युद्ध समाप्त करने में विश्वास करते हैं। और युद्ध समाप्त करने का अर्थ यही है, सभी मोर्चे पर युद्ध समाप्त करना। जिन जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईरान को तोड़ने की बहुत कोशिश हुई। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, P2 बॉम्बर से हमला किया, आईडीएफ ने भी हवाई हमले किए, लेकिन घातक हमले के बावजूद ईरान आखिरी दम तक बिना सरेंडर किए लड़ रहा है। एक की मौत के बाद दूसरा रक्तबीज की तरह लीडर खड़ा हो जाता है, और वो भी उसी ताकत से लड़ता है जिसकी गवाही तेल अवीव में मची तबाही दे रही है। अब ट्रंप बौखला गए हैं, टारगेट पर ईरान की लाइफलाइन को ले चुके हैं, जिस पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है। हर हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबदबा जमाना है, क्योंकि दुनिया को दिखाना है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, इस समय इजराइल और अमेरिका ने कितनी बड़ी लीडरशिप को खत्म करने की ठानी है और कामयाबी मिली है। ये देखिए आप, यह है ईरान की लीडरशिप, जिसमें कई सारे किरदार खत्म हो चुके हैं, जिसमें शमखानी, जिसमें पहली हमले में, पहली स्ट्राइक में इन नेताओं को खत्म कर दिया था। सबसे पहले थे आयतुल्लाह खामनेई, फुल फ्रेम दिखाइए जरा, और अब अली लारिजानी को भी मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद अजीज नासिर, ये रक्षा मंत्री थे, इनको भी मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन जो अब नेतृत्व बचा है वो है मसूद पेजेश्कियन, हसन खुमैनी, ये रमुल्ला खुमैनी के पोते हैं। और आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये लीडरशिप है जो मौत के घाट उतारी जा चुकी है, और ये वो लीडरशिप है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी ईरान के लिए, लेकिन इनका खात्मा बता रहा है कि ईरान कमजोर हुआ है। लेकिन दर्शकों, दावा क्या किया जाता है? ईरान कहता है कि अगर एक लीडर खत्म हुआ
तो दूसरा आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे दर्शकों आपको बताता हूं, सबसे पहले अली खामनेई को मौत के घाट उतारा तो मोस्तफा खामनेई आ गए। अली लारीजानी को मौत के घाट उतार दिया है तो पहले से ही कोई मैदान में खड़ा हुआ है। ये अमेरिका से ईरान की मोज़ैक रणनीति है जिससे वो युद्ध लड़ रहा है। दर्शकों, इस जंग में ईरान के लिए फ्यूल की तरह ये काम कर रहा है। एक की मौत होती है तो उसके नीचे का लीडर खुद मोर्चा संभाल लेता है। और आपको बताएं, इसलिए ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची साफ तौर पर कह रहे हैं, अराक्ची कहते हैं कि अगर हम अपने चौथे उत्तराधिकारी को भी खो देंगे तब भी अमेरिका और इजराइल से पूरी तरह लड़ने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान एसिमेट्रिक हमले में विश्वास रखता है। एसिमेट्रिक यानी सस्ता और संख्या में बहुत ज्यादा। समझिए दर्शकों, ईरान एक साथ सैकड़ों मिसाइल और हजारों ड्रोन छोड़ता है जो आपको यहां दिख रहे हैं ताकि दुश्मन की एयर डिफेंस थक जाए, तबाही ज्यादा हो। और ईरान मिडिल ईस्ट में यही कर रहा है, फतेह 110 का इस्तेमाल कर रहा है दर्शकों। तो वहीं इजराइल पर सेजिल मिसाइल से घातक हमले कर रहा है। इसके अलावा खुर्रम शहर 4, इमाद, खैबर, शेकन मिसाइल भी साथ है। साथ ही तेल अवीव पर क्लस्टर बम तक बरसाए जा रहे हैं। और आपको बताएं, सिविलियन इलाके में नुकसान पहुंचा रहे हैं, छोटे छोटे बम बिखेर रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, रूसी मॉडिफाइड शाहेद ड्रोन से भी ईरान हमले कर रहा है। यानी अगर ईरान इसी तरह छोटे छोटे हमले जारी रखता है तो अमेरिका इजराइल से युद्ध महीनों खिंच सकता है। यही ईरान की रणनीति है दर्शकों। और इसको लेकर IRGC के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए। احفادی قرار داده است. همچنین از سحرگاه امروز به صورت کاملا موفق موج 58م عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا علی اصغر علیه السلام تقدیم به همه کودکان شهید این جنگ علیه اهدافی در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی. अब दर्शकों, ये तो हो गई ईरान की रणनीति, लेकिन इजराइल और अमेरिका अब भी युद्ध जीत नहीं पाए। वो कहां पर फंसे हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपको बताऊंगा उससे पहले इजराइल ने जो अली लारीजानी की मौत का दावा किया है, सुनवाते हैं जरा इजराइल क्या कह रहा है। Larijani was also under US sanctions for the same reason, with a $10 million prize on his head. We did it for free. अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर तेल अवीव पर ईरान हमला कर रहा है। यानी इजराइल कहता है कि हम आपके लीडर मारेंगे, ईरान कहता है कि हम मिसाइल से तबाही मचाएंगे, जो आपको दिखा रहा हूं। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। दर्शकों, ईरान सिर्फ मिसाइल दाग रहा है। नुकसान कितना हो रहा है आप देखिए। मेट्रो स्टेशन पर जहां पर लोग सफर करते हैं वहां पर भी बम से हमला किया गया है। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं मैं, ईरान हमले कर रहा है और इजराइल अमेरिका फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, इसलिए ईरान युद्ध में टिका हुआ है। ये आप देखिए, इधर ईरान में गैस स्टेशन के पास धमाका हुआ है। यानी हमले तो किए जा रहे हैं लेकिन ईरान को बांध रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इसे लेकर आज फ्रांस सामने आ गया। फ्रांस ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित करने में हम तो तैयार हैं, लेकिन भारत को साथ आना होगा। सुनाता हूं आपको। S'agissant du détroit d'Ormuz, qui est évidemment la situation la plus sensible, nous allons dans quelques instants faire le point, mais je vais ici redire le cadre dans lequel nous avons pu nous exprimer, ou déjà commencer à bâtir des décisions. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit, et donc jamais la France ne prendra part à des opérations. अब दर्शकों सोचिए जरा, एक तरफ ईरान की लीडरशिप खत्म हो रही है, लेकिन वो युद्ध जीत नहीं रहा है, न हार रहा है, बीच में टिका हुआ है, और यही उसकी लीडरशिप कर रही है। इसलिए दर्शकों ट्रंप परेशान हो रहे हैं और अब भारत की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका सदियों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना चाहता है। समंदर के इसी रास्ते को लेकर दर्शकों जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अमेरिका की ईरान से तनातनी है, और ईरान से युद्ध की वजह में समुद्री रास्ता एक बहुत बड़ी वजह है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार हॉर्मुज पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं, लेकिन ट्रंप को अपनी महत्वाकांक्षी योजना में अब तक सफलता नहीं मिली।
अब तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप से अलग है। मैक्रो क्या कह रहे हैं दर्शकों सुनिए जरा। मैक्रो ने कहा ये हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए मदद के लिए तैयार है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब दोनों ओर से यानी अमेरिका और ईरान की ओर से बम वर्षा रुक जाएगी। उन्होंने कहा इस बातचीत में भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैक्रो ने इसके लिए भारत के साथ आने की चर्चाएं भी शुरू कर दी हैं और इधर चीन ने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप से किनारा कर लिया है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप घर में भी घिर गए। दर्शकों आपको बता दूं मैं, ट्रंप के करीबी हैं जॉ केंट, उन्होंने अपना पद त्याग दिया है। केंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे। जो केंट ने ईरान युद्ध को लेकर इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा है ट्रंप की सनक दिखती है। केंट के मुताबिक यूएस को ईरान से कोई सीधा खतरा नहीं था। ट्रंप ने इजराइल के दबाव में युद्ध का ऐलान किया, यानी ट्रंप इस युद्ध को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। ना उनके पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ना ही उनके पास इस समय जीत है और अब तो घर में भी उनका विरोध हो रहा है। सुनिए एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं। नेटो देशों से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप मेरा सहयोग करें, अपने युद्धपोत भेजें। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में जापान से भी कहा था, चीन से भी कहा था, भारत से नहीं कहा है। हमारा जवाब वो जानते हैं। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि नेटो देशों ने मना कर दिया है। ये मेरा ख्याल नेटो की ब्रेकअप की पहली कड़ी है, क्योंकि इसके बाद ट्रंप साहब बहुत बिगड़ेंगे, नेटो को छोड़ के चले जाएंगे। उनको नेटो की जरूरत नहीं है, नेटो को अमेरिका की जरूरत है। मेरा मानना है कि नेटो ने ये समझ लिया था कि हमेशा के लिए अमेरिका हमारी रक्षा करेगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर पूरी तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइल कि वो पीछे नहीं हटेंगे। हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए चाहे ईरान बम बरसाए, चाहे तेल अवीव को नेस्तनाबूद कर दे, लेकिन हॉर्मुज पर कब्जा जरूर करेंगे। ये इस्राइल में ईरान ने कैसे तबाही मचाई है वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, इधर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप, इस्राइल हमले लेबनान में कैसे ये 2 मंजिला ये इमारत थी, बहुमंजिला, ये गिर गई। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। दर्शकों आप ये देख सकते हैं, ईरानी समर्थित लेबनान पर अटैक किया जा रहा है और यह अटैक रुक नहीं रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। यानी दर्शकों इस्राइल जो है वो लेबनान पर अटैक कर रहा है, यानी वो ईरान को उलझा रहा है। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका तैयारी कर रहा है दर्शकों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने की, और इस बार उसकी तैयारी में है बंकर बस्टर बम। दिखाइए फुल फ्रेम, ये ईरान पर पहले भी बरसा चुका है और इस बार फिर हमला करने की तैयारी है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये पूरी रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका के साथ इस्राइल की कि उन्हें युद्ध में कैसे जीत हासिल करनी है। आइए मैं आपको बताता हूं रणनीति कैसे आगे बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हट ने अमेरिका को खतरनाक बना दिया है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ट्रंप की चाहत हॉर्मुज में ईरान के नाकेबंदी को तोड़ने की है। ये देख रहे हैं आप, ईरान ने पूरी शिप्स तैनात की है। 19 दिन बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को इसमें सफलता नहीं मिली। तो अब खबर यह है दर्शकों, ट्रंप ईरानी चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज के पास जोरदार हमला किया है। ईरान की हार्डेड एंटी शिप मिसाइल साइट्स पर अटैक किया गया है दर्शकों। दावा यह कि ईरान यहां पर एंटी शिप मिसाइलें छिपा हुआ था और ईरान इन्हीं छिपी हुई मिसाइलों से हॉर्मुज में जहाजों पर अटैक कर रहा था। अब खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के उसी ठिकाने पर बंकर बस्टर बम से हमला कर दिया दर्शकों। यूएस ने ईरान के कठोर कंक्रीट बंकर बस्टर बम को गिराने का
दावा किया है। और अगर अमेरिका का ये दावा सही है तो ईरान के लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि तबाही के बाद ईरान वहां से जहाजों पर हमला नहीं कर पाएगा। आपको बताएं दर्शकों, बंकर बस्टर बम कितना खतरनाक है। ये अमेरिका का सबसे ताकतवर हथियार है जो आपको दिख रहा है, यही है बंकर बस्टर बम। इसका वजन होता है दर्शकों 5000 पाउंड, यानी 2268 किलो का। आप समझिए, बंकर बस्टर बम जहां गिर जाए, जिसे GBU 72 के नाम से भी जाना जाता है, ये जहां गिर जाए जमीन की गहराई में जाकर भी जबरदस्त तरीके से फटता है और नुकसान पहुंचाता है। मोटे कंक्रीट को भी बंकर बस्टर बम तबाह कर देता है दर्शकों। ये ईरान की सबसे गहरी मिसाइल लॉन्च साइट्स को भी चीर सकता है, इतनी ताकत है इसमें। और इसीलिए अब अमेरिका यही कोशिश में लगा हुआ है कि बंकर बस्टर बम से ईरान को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन दर्शकों, ये तो अमेरिका की एक कोशिश। ईरान ने इस समय पूरे युद्ध में और स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी माइंस भी बिछाई हैं। ये देखिए आप कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने कब्जा किया है, आपको बता दूं। अमेरिका अपने आप को सबसे ताकतवर देश मानता है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वो असहाय नजर आ रहा है दर्शकों। क्यों? क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा नेटवर्क बिछाया, इसे दुनिया का सबसे खतरनाक डेथ ट्रैप कहते हैं। हॉर्मुज के लिए ईरान ने मधुमक्खी प्लान तैयार किया है। ईरान की इस नीति को दर्शकों हॉर्नेट नेस्ट भी कहा जाता है, यानी यहां पर ईरान झुंड में दुश्मन पर हमला करता है। देख रहे हैं आप, दोनों तरफ दिखा रहा हूं आपको। इस नेटवर्क में 3000 से ज्यादा एंटी शिप क्रूज मिसाइल हैं। इसके अलावा शाहिद 136 ड्रोन है और हजारों ड्रोन आते हैं दर्शकों। 20,000 से ज्यादा छोटी और तेज रफ्तार वाली नाव है, और ये नाव इतनी छोटी होती है कि रडार पर भी नहीं आती है। आपको जानकारी दें, इतनी तेजी से बड़े बड़े युद्धपोतों को बर्बाद कर देती है, किसी को खबर नहीं लगती। और हॉर्मुज से 6000 से ज्यादा माइंस भी दुश्मनों की काल बनी हुई हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के पास बेहतरीन डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद ईरान की मधुमक्खी प्लान ट्रंप के हर सिस्टम पर भारी पड़ रहा है, और यही बड़ी बात है। इसलिए ईरान अब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में टिका हुआ है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अमेरिका पर्शियन गल्फ में ईरान के खार्ग आइलैंड के ऊपर पहले ही सैन्य ठिकानों को तबाह कर चुका है। अब उसने हमला किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, शायद केशम आइलैंड के ऊपर, और ये आइलैंड करीब 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, हार्डन्ड है, और इसमें ईरान ने अपनी एंटी शिप मिसाइल रखी हुई हैं जो आने वाले टैंकर्स के ऊपर, जिन्हें वो नहीं चाहता, उनके ऊपर हमला करते हैं। अमेरिका ने जिस बम का इस्तेमाल किया है वो है GBU 72, यानी कि वो बंकर बस्टर बम जो हार्डन्ड कंक्रीट सरफेसेस को भी बुरी तरह से तबाह कर देता है। इसमें डिलेड फ्यूज होता है। ये पहले टारगेट में पेनिट्रेट करते हैं और पेनिट्रेट करने के बाद फिर ये एक्सप्लोड होते हैं। 2000 पाउंड के बम का भी हमने इफेक्ट देखा हुआ है। 5000 पाउंड के बम का क्या इफेक्ट होगा? लगता है कि ईरान की इस साइट को अमेरिका ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बड़ी खास है, क्योंकि युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दुनिया के निगाहें हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये है अभी के हालात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। अभी भी दर्शकों कई शिप्स यहां पर फंसी हुई हैं। भारत के शिप्स तो निकल रहे हैं, और इसलिए हॉर्मुज का धुरंधर भारत को बताया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब दर्शकों खबर यह है कि आज रात ईरान पर और घातक हमला हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना ही है, और वो कुछ भी करके इस पर कब्जा चाहते हैं, इस पर अपना दबदबा चाहते हैं। इधर हमले भी किए जा रहे हैं, ईरान पर हमले रुक भी नहीं रहे, यानी उधर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को उलझाए रखना चाहते हैं और इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं।
از اینجا میاد از اینجا اومد लेकिन दर्शकों इधर हमले हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत धुरंधर बना हुआ है और एक और शिप अपना निकाल कर लेके आया है जिसका नाम है जगलाड़की दर्शकों, और इसमें कई गुना ज्यादा तेल भरा हुआ है जिसकी उम्मीद भारत को है। लेकिन अभी तो भारत की तैयारी और पुख्ता है दर्शकों। आपको बताता हूं जगलाड़की कितना अहम है भारत के लिए, और ऐसी स्थिति में ये भारत आया है कि दुनिया कह रही है भारत का धुरंधर आ गया। हॉर्मूज से तीसरा भारतीय जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा है। यही है वो जहाज जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। ये यूएई के फुजैरा पोर्ट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करते हुए आया है। जगलाड़की 80,886 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत पहुंचा है। भारत में हर दिन करीब 90 करोड़ लीटर तेल की खपत होती है। जगलाड़की से आए तेल से ईंधन संकट बहुत हद तक कम हो जाएगा दर्शकों। ये शिवालिक नंदा देवी एलपीजी जहाज की तरह बहुत बड़ा जहाज है जैसा हमने आपको बताया। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड इसकी देखरेख करती है। ये जहाज यूएई, इराक और सऊदी अरब से तेल लेकर आता है। जगलाड़की की लंबाई 274.19 मीटर और चौड़ाई 50.04 मीटर है। तेल जहाज का वजन लगभग 1,64,716 टन है। यही है वो जहाज। जगलाड़की क्रूड ऑयल टैंकर 2010 में बना था और बेटियों के सम्मान में दर्शकों इसका नाम रखा गया जगलाड़की। इसका अर्थ क्या है? जगलाड़की का मतलब होता है दुनिया की लाडली बेटी, और यही तस्वीर इस समय दुनिया देख रही है क्योंकि यही बेटी अब पूरी तरह से तैयार है और भारत के लिए लेकर आया है कच्चा तेल। लेकिन दर्शकों आपको बताते हैं जगलाड़की जो जहाज आया है ये तो एक जहाज है, और अभी इधर फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। दर्शकों इधर अटैक हो रहा है और भारत के जहाज यहां पर आ रहे हैं। लेकिन आज एक और खुशखबरी आपको बता रहा हूं, रशिया के जहाज भी भारत की तरफ मुड़ चुके हैं जो चीन जा रहे थे। दर्शकों बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, ईरान युद्ध के चलते दुनिया के कई देश ईंधन संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत अपनी नीति के चलते बहुत हद तक इस संकट से अछूता है। दर्शकों भारतीय जहाजों के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में रास्ता दिया। अब समंदर में एक और अच्छी खबर भारत के लिए आई है दर्शकों। ये खबर क्या है? चीन की तरफ जा रहे 7 तेल जहाज भारत की ओर रुख कर चुके हैं। इन सभी जहाजों पर रूसी तेल लदा हुआ है। खबर यह है दर्शकों 21 मार्च को 7 जहाज न्यू मैंगलोर पोर्ट पर पहुंचेंगे। युद्ध के चलते अमेरिका ने तेल आयात में भारत को ढील दी है। खबर यह है दर्शकों जिसके बाद भारत ने रूस से 3 करोड़ बैरल तेल खरीद लिया है, और इसी डील के बाद रूसी टैंकर्स ने साउथ चाइना सी में यूटर्न ले लिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। रूस के इस फैसले से चीन को भी बड़ा झटका लगा है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, और आपको बताएं अभी भारत के 6 और एलपीजी जहाज हॉर्मूज से आने वाले हैं। आपको जानकारी दें इसके अलावा 1 एलएनजी टैंकर और 4 क्रूड ऑयल टैंकर भी आएंगे। साथ ही साथ देश में ना तो गैस की कमी होगी और ना ही तेल की कोई कमी होने वाली है, और इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही तेजी से, बहुत ही जिसे कहें अजाइल रूप से जितने तेल के सोर्सेज हमें मिल सकते हैं फिलहाल, जिनको हम अपनी स्टोरेज जो हमारी है स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको फिल आउट कर दे, ताकि हमारे पास जितने भी समय का तेल है देश में वो कुछ और दिनों का भी हो जाए, हम उन्हें मैक्सिमम फिल अप कर दें अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। वो एक है। तो भारत की ये नीति ये भी इंडिकेट करती है कि इंडिया को शायद अंदाजा है, या हम उस अंदाजे को फैक्टर इन कर रहे हैं कि ये जो खाड़ी का युद्ध है ये लंबा चल सकता है और तेल की कीमतों पर लंबे समय तक असर पड़ेगा, वो तो है ही। परंतु एक खाड़ी का युद्ध भी शायद अगर लंबा चल गया
तो फिर ऑब्वियसली क्रूड ऑयल की किल्लत या उसकी प्राइसिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत इंडिया को उससे बफर करना चाह रहा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, भारत तो अपनी जहाज लेकर आ रहा है, लेकिन दिक्कत किसे है? दिक्कत है दर्शकों दुनिया को, दिक्कत है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ईरान अब तो आम लोगों पर भी निशाना बना रहा है। देखिए ये इजराइल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एकाएक मिसाइल अटैक होता है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर, कैसे मिसाइल अटैक के बाद वहां पर हंगामा होने लगा। देखिए जरा, सुनिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इजराइल में ईरानी मिसाइलें जगह जगह गिर रही हैं, लेकिन कई जगह पर आयरन डोम रोक पा रहा है, तो कई जगह पर उसे सफलता नहीं मिल रही है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों इस युद्ध में सबसे ताकतवर चीज क्या है ईरान की? वो है दर्शकों ड्रोन। ये आप देखिए, इराक में अमेरिकी बेसिस पर ड्रोन से हमला किया जा रहा है, यानी इस युद्ध में अमेरिका को ईरान उलझाए हुए है। लेकिन दर्शकों समझिए इसे, ईरान जब ड्रोन अटैक करता है, बार बार ड्रोन अटैक करना उसकी रणनीति का हिस्सा है। और आज तो दर्शकों ईरान ने कह दिया है कि वो अमेरिका को वियतनाम याद दिला देगा। युद्ध के मैदान में ईरान अपने आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। अब ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ी धमकी दे दी है दर्शकों। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने वार्निंग दी है, कहा कि ट्रंप ने जमीनी लड़ाई लड़ी तो दूसरा वियतनाम साबित होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान ने करारी हार का दावा भी कर दिया है कि हम अमेरिका को करारी हार देंगे। कहा है कि युद्ध की शुरुआत ट्रंप ने की है और खत्म खलीफा यानी मोस्तबा करेंगे। वियतनाम में क्या हुआ था दर्शकों? 20वीं सदी में वियतनाम का युद्ध हुआ और ये युद्ध यूएस के लिए काला धब्बा है। अमेरिकी इतिहास में सबसे दर्दनाक और विफल सैन्य अभियान रहा है दर्शकों। दूसरे वियतनाम की चेतावनी का यूएस के लिए डरावना मतलब भी है। इसका अर्थ है दर्शकों लंबा, थकाऊ और बिना जीत वाला युद्ध जो हो रहा है अभी तक 20 दिन में देख लिया होगा आपने, जिसमें अमेरिका को जानमाल का नुकसान तो हुआ है, साथ ही साथ जंग के मैदान से पीछे भी हटना पड़ा था वियतनाम में। तो क्या ईरान में भी ऐसा ही होगा? क्योंकि 20 दिन हो चुके हैं, लीडर्स को मार रहा है, लेकिन अब तक कब्जा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नहीं मिला, न तेल पर मिला। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अगर अमेरिका ने जमीनी रास्ते से ईरान पर हमला किया तो फिर वह अमेरिका को उसी तरह से फंसा लेगा जैसे कि वियतनाम में अमेरिका 10 साल तक फंसा रहा। और यह हो भी सकता है क्योंकि अमेरिका ने पिछली बार जब इराक पर हमला किया था तो उसने 2 लाख ट्रुप्स का इस्तेमाल किया था। ईरान का क्षेत्रफल इराक के क्षेत्रफल से 4 गुना ज्यादा है। और भी बड़ी बात यह है कि उत्तरी ईरान और पूर्वी ईरान का जो इलाका है पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। ऐसे में अगर अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करना है तो अमेरिका को कम से कम 4 लाख फौज को सऊदी अरेबिया में जमा करना पड़ेगा और इराक के रास्ते उन्हें ईरान में घुसाना पड़ेगा। ईरान में हमला करने से भी काम नहीं बनेगा क्योंकि सत्ता परिवर्तन अगर करना है तो अमेरिकन फौज को 700 किलोमीटर ईरान में घुसकर तेहरान तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों अभी डोनाल्ड ट्रंप एक युद्ध जीत नहीं पाए, लेकिन हाँ उन्होंने पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया और अब ईरान पर भी वो दावा कर रहे हैं और अपना अगला टारगेट भी बता रहे हैं दर्शकों। ट्रंप ने कहा है कि अगला टारगेट क्यूबा है। क्यूबा ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो वहां भी सत्ता परिवर्तन कर देंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने आज इसका ऐलान भी कर दिया है। सुनाइए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। All my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good honor. It's a big honor. All my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be the honor of
having the honor of taking Cuba. लेकिन दर्शकों, इधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगला नंबर क्यूबा का आ गया है। अभी ईरान जीते नहीं है, लेकिन पहले ही अगला टारगेट सेट कर लिया, वो है दर्शकों क्यूबा। ये देख रहे हैं आप, इसको ठीक करिए विवेक। क्यूबा का नंबर आ गया है क्या? क्योंकि अमेरिका और क्यूबा में पूरी तरह से अभी स्थितियां ठीक नहीं है और उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अगला ऐलान कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट क्या है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी तैयारी यही है कि वो इस समय क्यूबा पर अटैक कर दें या क्यूबा में सत्ता परिवर्तन करें। आइए आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी क्या है। ये आप देखिए दर्शकों, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बाद क्यूबा पर हमला करने वाले हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया। क्यूबा को अपने कब्जे में लेंगे और वो ऐसा इरादा रखते हैं। वो कहते हैं या तो मैं उसे आजाद कर दूंगा या अपने नियंत्रण में ले लूंगा। आपको बताएं, ट्रंप ने जिस तरह से क्यूबा पर बयान दिया है, उससे अमेरिकी मीडिया को भी चौंका दिया है। अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी राष्ट्रपति ने कब्जे की बात कही है। आपको बताएं, ट्रंप वेनेजुएला में तख्ता पलट कर चुके हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले अब भी जारी हैं। ट्रंप के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है दर्शकों। अमेरिका लगातार क्यूबा पर दबाव भी बना रहा है। जनवरी से ही अमेरिका ने क्यूबा की तेल सप्लाई को रोक दिया है। अमेरिका ने दूसरे देशों को भी क्यूबा को तेल ना देने की चेतावनी दी है और तेल संकट से क्यूबा में इस समय दर्शकों बिजली की सप्लाई बेहद प्रभावित है। आपको बता रहा हूं मैं, अस्पतालों में सर्जरी टाली गई है, दवाइयों की कमी वहां पर हो रही है और खबर तो यह भी है कि ऐसे में क्यूबा सरकार बहुत ज्यादा दबाव में आ गई है। अब जानकारी है, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज ने 14 मार्च को ही बयान दिया है। कहा है अमेरिका से बातचीत चल रही है। अमेरिका चाहता है कि मिगेल डियाज राष्ट्रपति पद से हट जाएं। ट्रंप वेनेजुएला जैसी रणनीति क्यूबा के खिलाफ भी अपनाने में लगे हुए हैं। ट्रंप क्यूबा में सरकार बदलने के बजाय वहां अपने हिसाब से उसे चलाने पर मजबूर करना चाहते हैं। यही ट्रंप की रणनीति है। और आपको सुनवाते हैं, क्यूबा इसको लेकर बयान दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर बयान दे रहे हैं, दोनों को सुनवाते हैं। Bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अमेरिका और क्यूबा के बारे में सुना है। मुझे लगता है क्यूबा को लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। यह एक बड़ा सम्मान होगा। या तो मैं क्यूबा को आजाद कर दूंगा या क्यूबा को अपने अंडर में ले लूंगा। वहां अब तक बहुत ही हिंसक नेताओं ने राज किया है। फिदेल कास्ट्रो बहुत ही हिंसक नेता थे, उनके भाई भी हिंसक हैं। वहां की सरकार हिंसक है। अमेरिका में बसे क्यूबा के लोग वहां वापस जाना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, ये क्या डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी है या फिर कोई रणनीति है? क्योंकि ईरान पर तो अभी वो जीत हासिल नहीं कर पाए और अपना अगला टारगेट क्यूबा का बता रहे हैं। लेकिन क्या वो वाकई टारगेट सेट कर चुके हैं या फिर पर्दे के पीछे कुछ और है? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। वो अब क्यूबा पे हमले करने के मंसूबे लगा रहे हैं। अपने इलेक्शन के दौरान उन्होंने अमेरिका के लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं कोई लंबे प्रोट्रैक्टेड नेवर एंडिंग वॉर में अमेरिका को नहीं फंसाऊंगा। ठीक है साहब, मैं मेरे सारे प्रीडिसेसर्स बेवकूफ थे, मैं उनके जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। वो ईरान को आड़े हाथ लेने में डरते थे, मैं नहीं डरता, मैंने आड़े हाथ ले लिया है। लेने के देने पड़ गए वो दूसरी बात है। अब देखते हैं हम ये कहाँ जाके खत्म होता है। आप समझते हैं डोनाल्ड साहब कि आपको बड़े वोट मिलेंगे अमेरिका में? आप मिड टर्म इलेक्शन तो इस साल नवंबर में हो रही है, तब तक आप त्राहिमाम करा देंगे और आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई खत्म करने के बजाय मैं तो अगली लड़ाई की तैयारी कर रहा हूं। अमेरिका वालों, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब मेरा युद्ध में जाने का टाइम था तो मैंने ड्राफ्ट डॉज मार दी थी वियतनाम में, लेकिन अब मैं तुम लोगों को लड़ा के मराऊंगा क्योंकि मैं अटिल्ला द हुन हूं, मैं व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हूं, मैं कॉलोनियलिस्ट हूं।
लेकिन दर्शकों, इस पूरे युद्ध में युद्ध शुरू कहां से हुआ आपको याद है? युद्ध शुरू हुआ दर्शकों यूरेनियम को लेकर। अमेरिका ने कहा कि ईरान के पास परमाणु है, और अब आज अमेरिका की तरफ से ऐसा ही बयान पाकिस्तान को लेकर दिया है, तो क्या अगला नंबर पाकिस्तान का भी हो सकता है? क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख हैं तुलसी गबार्ड, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया को उन देशों के रूप में भी दिखाया गया है जो ऐसी क्षमताएं विकसित कर रहे हैं जो अमेरिका को खतरे में डाल सकती है। तुलसी गबार्ड ने उन 5 देशों के नाम प्रमुखता से लिए हैं दर्शकों, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। उन्होंने पहले नंबर पर रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और 5वां पाकिस्तान, जो लगातार ऐसी मिसाइल तकनीक विकसित कर रहे हैं जो परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह से हथियार ले जाने में सक्षम हो। उन्होंने कहा पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक है। इंटेलिजेंस चीफ के मुताबिक ईरान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान पारंपरिक प्रणालियों के साथ साथ कई नए और उन्नत मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इन क्षमताओं की वजह से अमेरिका का होमलैंड अब इन देशों की मारक क्षमता के दायरे में आ चुका है, और ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों। अगर पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में है तो आप ये मानकर चलिए क्या ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। दुनिया को इसका इंतजार है दर्शकों। लेकिन इधर भारत क्या कर रहा है दर्शकों? भारत ने इस युद्ध में जो अभी तक किसी ने नहीं किया है, आज वो करके दिखाया है। भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया है दर्शकों। दुनिया में युद्ध की बात हो रही है, लेकिन भारत ने आज युद्ध के बीच क्या किया है मैं आपको बताता हूं। पहली तस्वीर दिखाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूद पेजेश्कियन से बात की। युद्ध में जो ईरान में हो रहा है, जहां लोगों को मारा जा रहा है, दोनों ही जगह पर दर्शकों वो दुनिया देख रही है। लेकिन अब भारत ने उसको लेकर क्या कहा है दिखाते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये दवाइयां दर्शकों भेजी है भारत ने, और ये पहली खेप है जो भारत की तरफ से ईरान को भेजी गई है। फुल फ्रेम दिखाइए, ये दवाइयां भेजी है, देखिए आप, लिखा भी हुआ है। ये खबर आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी, क्योंकि युद्ध में भारत ने बड़ा दिल दिखाया है। भारत के शिप्स भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं, और भारत ईरान की मदद भी कर रहा है। यही भारत की अभी तक युद्ध में जीत है। के बीच भारत ने ईरान के लिए बड़ी मदद भेजी है। भारत की पहली दवाओं की खेप ईरान पहुंच चुकी है। युद्ध में घायल लोगों के इलाज के लिए जीवन रक्षक दवाएं और मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने जंग में भारत की भूमिका की सराहना की। I saw here from India, and I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemned the oppression. They follow justice, and they don't want war. Even I can say they are against the war. जंग के बीच ईरान ने भारत को बड़ी छूट दी। हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को निकालने की परमिशन दी गई। अब तक 3 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत पहुंच चुके हैं। इन जहाजों में हजारों मीट्रिक टन LPG गैस आई है, तेल आया है। संकट के वक्त में ईरान ने भारत की मदद की, तो बदले में भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए दवाओं की खेप भेजने में देरी नहीं की। दर्शकों समझिए, भारत इस युद्ध में कूटनीति अपना रहा है, क्योंकि भारत को इस समय दुनिया देख रही है कि भारत ईरान की मदद कर रहा है। लेकिन इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप भी आ रहे हैं। यानी भारत ने ईरान की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है और दुनिया को बताया है। भारत ने ईरान के लिए दवाओं की पहली खेप भेज दी है दर्शकों। दवाओं की खेप तेहरान पहुंची है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। जंग में सैनिकों के साथ साथ आम लोग भी घायल हुए हैं।
और भारत ने जीवन रक्षक दवाइयां और मेडिकल उपकरण ईरान भेजे हैं। इससे गंभीर रूप से घायल लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। भारतीय सरकार की ओर से पहला मानवीय आधार पर उठाया गया कदम है ताकि जंग के बीच संकटग्रस्त लोगों को तत्काल राहत मिल सके। जंग के बीच मदद भेजना मानवीय सहायता का संदेश भी है। दर्शकों, भारत की मदद पर ईरानी दूतावास ने भी आभार जताया है। भारत में ईरान के दूतावास ने अपने बयान में कहा, दर्शकों, जंग के बीच ईरान में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव बना हुआ है। संकट के वक्त भारत समेत कई देशों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। चीन ने भी मानवीय सहायता और सामग्री भेजने में मदद की है, उसकी घोषणा की है। रूस ने चिकित्सा सहयोग और उपकरण उपलब्ध कराने की भी बात कही है। कुछ खाड़ी देशों ने भी दवाइयां और राहत सामग्री भेजकर सहयोग दिया है और इसी मदद को लेकर अब दुनिया भर में चर्चा की जा रही है। सुनिए जरा फॉरेन एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं। भारत के ईरान के साथ एक गहरे और प्रगाढ़ संबंध बने हुए हैं। वहीं इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं उनके साथ भी भारत के मजबूत रिश्ते हैं। भारत की क्रेडिबिलिटी पूरे वेस्ट एशिया में बहुत ऊंची है। भारत डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन की सलाह दे रहा है। भारत मानवीय संकट उत्पन्न नहीं होने देना चाहता और इसके लिए भारत मदद भी भेज रहा है। तो ऐसे में भारत के पास वो क्रेडिबिलिटी है कि जिसके माध्यम से भारत इस युद्ध को शांत कराने की प्रक्रिया में वेब चैनल के माध्यम से किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन चैनल को ओपन करने की दिशा में बड़ी मदद प्रोवाइड करा सकता है, बशर्ते जो पार्टीज हैं वो भारत से ऐसा करने के लिए कहें। किसी भी तरीके के भविष्य में युद्ध विराम की स्थितियों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस बात की निसंदेह संभावना दिखाई देती है। दर्शकों, आपको बताएं, इस समय भारत तो मदद कर रहा है, लेकिन भारत में रहने वाले कई लोग हैं जो भारत में कालाबाजारी नहीं रोक रहे हैं। देखिए आप जरा, आज 403 गैस सिलेंडर बरामद किए गए महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। और बड़ी कार्रवाई की है, अलग अलग जगह पर देश भर में ये कार्रवाई की जा रही है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, जहां देश में रहकर मदद करनी चाहिए वहीं लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। दिखाता हूं आपको, तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए, राजस्थान के कोटपुतली में जहां 200 से ज्यादा अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए। फुल फ्रेम दिखाइए। ये एक्शन लिया है दर्शकों राजस्थान में, और यहां एक नहीं कई जगह तस्वीर देखने को मिल रही है। गैस पॉइंट। अब दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए जरा, कर्नाटक के बीदर में 105 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। अगर आपको भी गैस की दिक्कत आ रही तो इन लोगों को देखिए, इन लोगों की शिकायत करें। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और यूपी में तो दर्शकों अनाउंस किया जा रहा है गैस सिलेंडर के लिए। देखिए जरा, गैस एजेंसी संचालक क्या कह रहे हैं, सुनवाइए जरा इन्हें। बुकिंग नहीं हो रहा है। अगर कहीं किसी को केवाईसी या पासबुक की कोई दिक्कत होती है, किसी का बुकिंग नहीं हो रहा है, तो हेल्प डेस्क पे संपर्क करें। वहाँ एक लेडीज कर्मचारी, एक जेंट्स कर्मचारी बैठे हुए हैं। पैनिक ना हो, गैस इफरात है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। आप बुक कराइए, गैस देने का काम मेरा है। जिस डेट पे लिखा जा रहा है उस डेट पे आइए, गैस हम देंगे। अनावश्यक भीड़ मत लगाइए आप लोग एजेंसी पे। देखा आपने, बुला बुला के गैस दे रहे हैं, लेकिन दर्शकों कई जगह हैं जहां पर अभी भी डिलीवरी जारी है और डीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगरा की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यानी आप सोचिए, निगरानी में गैस सिलेंडर लोगों को दिए जा रहे हैं। दर्शकों, हर जगह कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। रेड करने के बाद उधर 105 गैस सिलेंडर्स मिले और 4 लोग और 2 गाड़ियां। ये पूरे लोगों को हम इंक्वायर किए, वो सिलेंडर्स और गाड़ियां जब्त किए। जब्त करने के बाद वो 4 लोगों के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर्स में कोई किल्लत नहीं है। लोगों में अननेसेसरी मैं लगातार आपके माध्यम से सूचना देता हूँ कि एलपीजी जो डोमेस्टिक सिलेंडर में कोई किल्लत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में रिसर्च है, अननेसेसरी पैनिक ना करें। और इसके अतिरिक्त एनफोर्समेंट का भी कार्रवाई की गई है। 3 जगह पे आपने 3 FIR की गई है। एक जगह पे 42 मिला था, एक जगह पे 47, कल भी 3 जगह पे, एक जगह पे लगभग अवैध रिफिलिंग चल रहा था, उसमें कार्रवाई की गई है 3 दिन पहले। आज कल भी एक करीब 42 सिलेंडर्स का पकड़ा गया है अवैध रिफिलिंग का।
तो ये लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई चल रही है एंड कोई पैनिक ना करें एंड सभी से रिक्वेस्ट है कि शांति व्यवस्था बना रखें। दर्शकों बहरहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें हैं। देश में चुनावी सरगर्मियां चल पड़ी हैं और अब चुनावों में जो होता है दर्शकों, इधर का दामन छोड़ा और उधर का थाम लिया, वो शुरू हो गया है। दिखाता हूं मैं आपको कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, लेकिन पहली तस्वीर आज उत्तर प्रदेश में दर्शकों दिखाइए। योगी सरकार के 9 साल पूरे हुए। योगी सरकार ने कहा है कि 9 साल में सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए काम किया। अब नवरात्र और रमजान एक साथ शांति से मनाए जा रहे हैं। अब दर्शकों खबरों में लौटते हैं और सियासत में क्या हो रहा है। असम में चुनाव है, इस बीच कांग्रेस पार्टी को झटका लगा। बड़े नेता और सांसद कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं हुए और बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। सांसद क्या हो, बड़े बड़े नेता, कांग्रेस उपाध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गए। दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस ने टिकट बांटने में वहां पर धांधली की। ये वही नेता हैं दर्शकों जो कल तक कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। हाल ही में अभी बड़े कांग्रेस नेता बीजेपी का दामन थाम रहे थे, तब सवाल उठे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन अब फिर से असम में जैसी भगदड़ कांग्रेस पार्टी के अंदर मची हुई है वो कई सवाल खड़े करती है। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर क्या वाकई कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में दिक्कत है, क्योंकि नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वो तो यही कह रहे हैं। आइए जरा आपको बताते हैं हुआ क्या। असम कांग्रेस में जबरदस्त भगदड़ मची हुई है दर्शकों। कांग्रेस एमपी प्रद्युत बोरदोलाई ने कल पार्टी छोड़ दी। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। आज सांसद प्रद्युत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये वही तस्वीर है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सांसद प्रद्युत इस वक्त नागांव से कांग्रेस के सांसद हैं और आपको बताएं पहली बार 1998 में सांसद बने और वो मंत्री भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, बोरदोलाई पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2024 में सांसद बने। खबर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उनका आरोप है कि गौरव गोगोई पार्टी में अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। बोरदोलाई के साथ नवज्योति तालुकदार भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और आपको बताएं, मूव कीजिए इसे, यानी कांग्रेस इस समय जूझ रही है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं वो जो पार्टी छोड़कर आ गए। बोरदोलाई से पहले भूपेन बोरा भी पार्टी छोड़ चुके हैं और आप समझिए भूपेन बोरा की गिनती असम के कद्दावर नेताओं में होती है। बोरा 2021 और 2025 तक असम कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछले 3 हफ्ते में कांग्रेस के 3 विधायक और सांसद भी बीजेपी में आ गए। दर्शकों यही बता रहा है कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। बीजेपी ने अलायंस का ऐलान भी कर दिया है और बीजेपी ने कहा है 126 सीटों में से 89 पर चुनाव लड़ेंगे और असम गण परिषद को 26 सीटें दी गई हैं चुनाव लड़ने के लिए और बोडोलैंड पीपल्स पार्टी को यहां 11 सीट दे दी गई हैं जो 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। यानी इस समय स्थितियां असम में बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। मेरा अंदर में बहुत उछल रहा है, बहुत सैडनेस है, फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि लगातार मैं जो परिस्थिति का मेरा पास जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का अंदर, स्पेशली असम कांग्रेस में, जैसे लगातार हमको अनेक कुछ इशू में हमको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। We'll be now more confident that we'll be able to translate collectively the vision of a Viksit Bharat, Viksit Assam. This election is much more important than one person. This election is about freeing Assam from the clutches of Himanta Biswa Sharma. लेकिन दर्शकों आप समझिए ये इस समय बीजेपी की रणनीति भी है क्योंकि बड़े नेता अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है। हालांकि वो आरोप लगाने की टिकटों में धांधली की है, लेकिन इसे लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। सुनिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं।
It's very unfortunate, and I think he was upset over one ticket allocation. कांग्रेस यदि बेंच पर नहीं चढ़े, डेस्क पर नहीं चढ़े, स्पीकर के ऊपर यदि वो कागज नहीं फेंके, तो कांग्रेस पार्टी में तो बहस करने की कोई कुव्वत, काबिलियत, खासियत ही नहीं है ना। कल जब स्पीकर साहब के साथ समझौता होके ये तय हुआ कि हम लोग ये सब कोई काम नहीं करेंगे, तो आपने देखा कांग्रेस बेंच में कोई आदमी था? आपने देखा? तो कांग्रेस समाप्ति के कगार पर है, इसीलिए आज प्रद्युत बारदोले ने इस्तीफा दिया है। कल गौरव गोगोई भी इस्तीफा दे दे तो बहुत बड़ी बात थोड़ी हो। बात ये पूर्ण है कि आप 65% मुस्लिम आबादी वाली सीट से जीत करके एमपी बने हो, और आपने बीजेपी के खिलाफ वोट हासिल कर करके जीत हासिल की, और इस तरह से आप पार्टी छोड़कर अगर जाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मनाने की कोशिश करेंगे, मान जाए तो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 65% मुस्लिम आबादी वाली सीट से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे और खबर आपसे जुड़ी हुई बता रहा हूं। अगर आपके पास ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ये खबर आपको देखनी चाहिए। गाड़ी चार्ज हो रही थी दर्शकों, एकाएक शॉर्ट सर्किट से ऐसा धमाका हुआ कि पूरा परिवार खत्म हो गया। तस्वीर दिखाते हैं, खबर आई है मध्य प्रदेश के इंदौर से। ये देखिए आप, ये 3 मंजिला इमारत आग का गोला बन गई है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर, कैसे वहां पर आग लगी हुई है। देखिए लोग बुझाने के प्रयास भी कर रहे हैं। दर्शकों आप देखिए, इतनी ज्यादा आग थी, वहां पास में लगे बिजली के खंभे भी शॉर्ट सर्किट की वजह से जलने लगे। फुल फ्रेम दिखाई। दर्शकों आप ये देखिए, एनडीआरएफ की टीम को तुरंत खबर दी गई क्योंकि स्थितियां कंट्रोल में नहीं आ रही थी। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम जुटी, दमकल की गाड़ियां पहुंची और फिर आग पर काबू पाया गया, लेकिन पूरा घर जलकर राख हो चुका है। दर्शकों कई परिवार के लोग इसमें मौजूद थे, कई लोग मौजूद थे, उनको बचाने के काम शुरू किए गए, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था। देखिए आप, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, पूरी गाड़ी जल गई जो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिखाई दे रही है, ये जलकर राख हुई है और दावा किया जा रहा है कि इसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन दर्शकों इस बीच एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। देखिए आप, ये वो पूरे परिवार के लोग हैं जिनका इकट्ठा अंतिम संस्कार वहां के आसपास के लोगों ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने किया है। यानी एक छोटी सी घटना की वजह से पूरा परिवार खत्म हो गया। सोचिए जरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से ये हुआ है या फिर खराब बिजली व्यवस्था से। मध्य प्रदेश के इंदौर की इन तस्वीरों ने हैरान कर दिया था। जिसने भी इसे देखा कलेजा मुंह को आ गया। इंदौर के ब्रिजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में इस आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रेटर ब्रिजेश्वरी कॉलोनी बंगाली चौराहे के पास में है और आग की यह घटना आज तड़के 3:30 से 4 बजे के बीच में हुई। आपको बताएं दर्शकों, हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली। मकान मालिक मनोज पुगलिया और उनकी बहू की मौके पर ही जान चली गई, जबकि उनके कई रिश्तेदार जो उस वक्त घर में मौजूद थे इस घटना में मारे गए। ये सभी लोग बिहार के किशनगंज से शादी समारोह में शामिल होकर इंदौर पहुंचे थे। 3 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दमकल कर्मी और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने में, लोगों को बचाने और अस्पताल पहुंचाने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इंदौर के कलेक्टर और कमिश्नर इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आग के कारण से भी बात हो रही, क्योंकि व्हीकल चार्जिंग का एक पॉइंट जरूर आया था और इलेक्ट्रॉनिक लॉक वगैरह होने की वजह से टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी अंदर घुसने में। अभी तक हम लोगों ने 6 लोगों को मतलब यहाँ से भेजा है, यहाँ पे हम वही के लिए रवाना हुए। कैजुअलिटीज हुई है, मतलब दुखद मृत्यु हुई है। ये मनोज पुगलिया जी का मकान है ये, और यहीं पर आग लगी है। 3
3 इनिशियली सेव कर लिए गए, जैसे मैंने बताया था कि इनिशियल रिस्पांस में उनको सेव कर लिया गया था। उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जो रिमेनिंग लोग थे वो कहीं ना कहीं घर के अंदर और बेडरूम्स वगैरह में ट्रैप हो गए थे। उसको तोड़ के वहाँ पहुँचने में, एक्सेस करने में, क्योंकि फायर की स्थिति तो काफ़ी विकट थी, तो उस दौरान जो है वो उसमें जो है अंदर एक्सेस करके जब देखा गया तो उसके बाद कुछ लोगों को जब वहाँ शुरुआती जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान आग लगी। दर्शकों, परिवार के लोग अपनी कार को चार्जिंग पर लगाकर सो रहे थे। तड़के करीब 4 बजे उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से पास के बिजली के खंभे में स्पार्क होने लगा। देखते ही देखते वहां पूरा नजारा बदल गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग ने 3 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। जब आग घर में फैली तो अंदर रखे गैस सिलेंडर उसकी चपेट में आ गए और एक एक कर सिलेंडर के फटने की आवाज आने लगी। धमाका इतना तेज था दर्शकों कि मकान का एक हिस्सा ढह गया। इतनी मौतों की एक बड़ी वजह घर में लगे डिजिटल लॉक भी थे दर्शकों, जो खुले ही नहीं, जिसकी वजह से अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। और आपको बताएं, इसको लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ये घटना हमें यही समझाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है दर्शकों स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से। वो कहते हैं, जिंदगी में अगर किसी को कीमती तोहफा देना है तो उसे आशीर्वाद दीजिए जो हर मुश्किल में उसकी ढाल बन जाए। वक्त दीजिए जो आपके साथ रिश्तों को और गहरा बना दे। उसे भरोसा दीजिए जिससे उसका आत्मविश्वास मजबूत हो। ईमानदारी दीजिए जो रिश्तों को अमर बना दे। याद रखिए, बाकी सारे तोहफे वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन ये 4 चीजें दिल में हमेशा खामोशी से महकती रहती है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चाट से क्या बना है?